हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये है पार्ट 2 पर्सनालिटी का। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। बिफोर दैट लेट्स रिवाइज हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था सेल्फ और पर्सनालिटी। सो सेल्फ क्या होता है? सेल्फ रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। और फिर हमने कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट पढ़े थे सेल्फ के। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनालिटी क्या होती है। लेट्स जस्ट रिवाइज की एल्पोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी पर्सनालिटी की। सो पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मीन्स इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज like it can be changed, but it takes a lot of time and practice. So it is dynamic organization, and it resides inside the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. Okay. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी। हमने पढ़ा था टेम्परामेंट, करेक्टर। सो करेक्टर इज बेसिकली लाइक वैल्यू जजमेंट्स विच आर मेड अबाउट अ पर्सन्स मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल बिहेवियर। Value judgments, okay. And temperament is basically inborn, and it is enduring characteristics such as activity level, adaptability, irritability, and etc. मूविंग ऑन, हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पर्सनालिटी की कि साइकोफिजिकल सिस्टम होता है, देन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कंसिस्टेंसीज आल्सो एन एलिमेंट, देन यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, देन कॉन्शियस होता है, देन पोटेंशियलिटी फॉर चेंज। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हम 4 पार्ट कवर करेंगे। पहला है जेनेटिक्स, दूसरा है फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ, तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड और चौथा नर्वस सिस्टम। ओके। 4 बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है पर्सनालिटी के: जेनेटिक्स, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम। मूविंग ऑन, जेनेटिक्स। तो रिसर्च सजेस्ट करती है कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट जैसे कि एक्सट्रोवर्जन या न्यूरोटिसिज्म, इनमें एक हेरिटेबल कंपोनेंट होता है। ओके, हम एक्सट्रोवर्जन वगैरह पढ़ेंगे। एक्सट्रोवर्जन इज बेसिकली लाइक हाउ friendly, not like friendly, but how open you are to make friends, how easy it is for you. Like basically we all know कि introvert और extrovert क्या होता है। तो बेसिकली कितना ज्यादा एक्स्ट्रा वर्जन है वो हम एक्स्ट्रा वर्जन में हम इंक्लूड करते हैं। देन न्यूरोटिसिज्म इज बेसिकली लाइक आप कितने ज्यादा एंशियस हो जाते हो एक सिचुएशन में, कितने ज्यादा न्यूरोटिक हो, तो लाइक दैट। तो जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जन और न्यूरोटिसिज्म, ये इनमें कहीं ना कहीं हेरिटेबल कंपोनेंट होता है। लाइक अगर तो आपके पेरेंट्स एक्सट्रोवर्ट हैं तो चांस है कि आप एक्सट्रोवर्ट ही होगे। ओके, या फिर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं तो चांसेस है कि आप भी एंशियस, आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। लाइक आप ज़्यादा न्यूरोटिक होगे। Twin studies have demonstrated that monozygotic identical twins share 100% of genetic material, tend to have more similar personalities compared to dizygotic fraternal twins who share only about 50% of their genetic material as any pair of siblings would. Okay, so लाइक ट्विन स्टडीज जितने भी हुई हैं उन्होंने ये डिटरमाइन किया, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, मतलब कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, जो कि बेसिकली एक ही जाइगोट से जो दो ट्विन्स आते हैं जिनमें लाइक 100% सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, उनकी पर्सनालिटीज काफी सिमिलर होती है rather than dizygotic fraternal twins, like जिनमें से 50% जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। ओके, इट्स लाइक इट इज सेम लाइक बाकी सिबलिंग्स की तरह, बाकी सिबलिंग्स जैसे कि जो ट्विंस नहीं है। सो लाइक आइडेंटिकल ट्विंस इज बेसिकली लाइक जो सेम दिखते हैं बिल्कुल। ओके, तो उनकी पर्सनालिटी सेम होने के लाइक बहुत, उनकी पर्सनालिटी काफी हद तक सिमिलर होती है। बाकी जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, लाइक ट्विंस होते हैं बट लेकिन अलग अलग होते हैं दिखने में, तो उनमें 50% जेनेटिक मटेरियल ही सिमिलर होता है जैसे कि बाकी सिबलिंग्स में होता है। लाइक
जो छोटा बड़ा होता है, लाइक एक बड़ा भाई एक छोटी बहन, लाइक दैट। तो उन्हीं उनमें जितनी सिमिलैरिटी होती है उतनी डाइजाइगोटिक ट्विंस में होती है पर्सनालिटी वाइज। तो ये इम्पैक्ट करता है, ये फाइंडिंग्स, ये रिसर्चेस हाईलाइट करती हैं इम्पैक्ट जेनेटिक फैक्टर्स का पर्सनालिटी में। ओके, researchers have found that adopted individuals often show more similarities to their biological parents. ओके, लाइक जो भी उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल पेरेंट्स इंट्रोवर्ट है, जबकि जो अडॉप्टिंग पेरेंट्स है वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है। बट लेकिन जो बच्चा है वो ज़्यादा चांसेस है कि वो इंट्रोवर्ट होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल पेरेंट्स इंट्रोवर्ट है। तो अडॉप्टिव पेरेंट्स ऑन अ रेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गई, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, इन दोज कॉन्टेक्स्ट। देन जो अडॉप्टिव फैमिली इन्वायरमेंट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है काफी सारे एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होगा, देन जो पेरेंटिंग स्टाइल होगा, जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होंगे, वो जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा शेप करेगा, उसकी पर्सनालिटी को शेप करेगा। लाइक पेरेंटिंग अगर बहुत अच्छी है, वो उसको सही तरीके से रिवॉर्ड्स देते हैं, सही तरीके से पनिश करते हैं गलत चीज़ों के लिए, तो काफी चांसेस हैं कि उसको बड़े होके लाइक उसकी सेल्फ एस्टीम सही होगी, सेल्फ कंट्रोल सही होगा, सेल्फ रेगुलेशन सही होगा, लाइक दैट। देन स्टडीज हैव शोन दैट मेनी ट्रेड्स जैसे कि इंटेलिजेंस और भी काफ़ी चीज़ें वो मॉडरेट से हाई हेरिटेबिलिटी होती है, जो कि सजेस्ट करता है जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। लाइक अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप भी इंटेलिजेंट ही होगे। मतलब इंटेलिजेंस से मतलब कि आईक्यू अगर आपके पेरेंट्स का ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका भी ज़्यादा ही होगा। मूविंग ऑन, सो दिस इज अबाउट रिसर्च स्टडी जो कि थॉमस वुचर्ड ने करी थी। सो इट दिस स्टडी हैज बीन डन ऑन आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि अलग अलग जिनको रेस किया गया, जिनको अलग अलग फैमिली में वो ग्रो अप हुए, बट उनकी बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स कॉमन थी। बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स कॉमन थी, यूजुअल हैबिट और इंटरेस्ट थे। जिम स्प्रिंगर जो कि लेफ्ट साइड में है और जिम लुइस जो कि राइट साइड में है, ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं जिनको कि दो डिफरेंट फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था जब ये 4 वीक के थे। एंड इन्होंने एक दूसरे को अगले 39 ईयर्स तक नहीं देखा। जब ये एक दूसरे से मिले इनको पता चला कि ये सेम सिगरेट इंजॉय करते हैं, ये बियर सेम इंजॉय करते हैं, सेम कार इनको पसंद है, इनकी हॉबीज सेम है, इनके इंटरेस्ट सेम है। सो बेसिकली इट वाज लाइक उनकी बाकी चीज़ें भी सेम थी, जैसे कि दोनों का हाई ब्लड प्रेशर रहता था स्लाइटली, माइग्रेन से दोनों सफ़र कर रहे थे, और दोनों में ही सर्कुलर बेंचेस हैड बिल्ट सर्कुलर बेंचेस अराउंड ट्रीज अपने बैकयार्ड में। ओके, और उनकी फर्स्ट वाइफ जिनका नाम जो दे हैड फर्स्ट वाइफ जिसका नाम लिंडा था, सेकेंड वाइफ नेम्ड बेटी, अ सन नेम्ड जेम्स। इतना सब कुछ सेम था, लाइक वाइफ के नेम, सेकेंड वाइफ के नेम, एंड अ डॉग नेम्ड टॉय। मोर ओवर व्हेन गिवन पर्सनालिटी टेस्ट, उनका जो स्कोर आया टॉलरेंस पे, कंफर्मिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, सब कुछ सेम था। ओके, लेट्स मूव ऑन। दूसरा हम फैक्टर बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है फिजिक और फिजिकल हेल्थ। तो इसमें पहला पॉइंट है सेल्फ परसेप्शन। तो हमारा जो भी फिजिकल अपीयरेंस है या जो भी हमारी फिजिक है वो इम्पैक्ट करती है हमारा खुद के बारे में जो परसेप्शन है, जो सेल्फ परसेप्शन है, जो सेल्फ एस्टीम है, जो कि हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे इम्पैक्ट करता है। जो भी हम खुद के बारे में सोचते हैं, हमारी जितनी भी सेल्फ एस्टीम है वो हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। लाइक यू माइट नॉट बी, यू आर सोशली ऑकवर्ड क्योंकि यू हैव अ लो सेल्फ एस्टीम कि आप अच्छे नहीं दिखते या फिर आप वर्दी नहीं हो। देन
इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल्स जो खुद को फिजिकली अट्रैक्टिव समझते हैं उनमें ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो एक्स्ट्रा वर्जन उनमें ज़्यादा होता है। बॉडी इमेज और न्यूरोटिसिज्म। सो बॉडी इमेज जो कि बेसिकली लाइक एक इंडिविजुअल खुद को कैसे परसीव करता है और अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या सोचता है, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि न्यूरोटिसिज्म हो गया, लाइक नेगेटिव बॉडी इमेज है अगर आपकी खुद को लेके, या फिर आप खुद की बॉडी से, बॉडी वेट से, या फिर दूसरी लाइक फीचर्स से खुश नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो, कॉन्शियस रहते हो, बहुत सारे बॉडी रिलेटेड कंसर्न्स हैं। देन तीसरा पॉइंट आ गया हेल्थ रिलेटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स। कुछ फिजिकल हेल्थ कंडीशन आपकी पर्सनालिटी ट्रेट इम्पैक्ट करती हैं, जो कि एसोसिएटेड होती है हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर से। जैसे कि वो इंडिविजुअल्स जो अपनी फिजिकल वेलबींग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और वो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया या फिर प्रॉपर डाइट हो गई, वो उनमें ट्रेट्स हो सकती है कंसाइटसनेस की, वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइटस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत हो सकता है ऐसे लोगों में। देन फिजिकल एक्टिविटी और एनर्जी। जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जो लोग, उनमें यूजुअली एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो इंडिविजुअल्स एंगेज करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में, उनमें ज़्यादा लाइक वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है और काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं वो यूजुअली। और अगर कोई एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है या फिर किसी को कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो गई है, तो ऐसे लोगों में एनर्जी कम होती है, मोटिवेशन कम होता है। देन आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि है इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो जो कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज या क्रॉनिक पेन ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल के मूड को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पर्सनालिटी ट्रेट्स में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा लाइक पेन है, कहीं पे क्रॉनिक पेन है काफ़ी लंबे टाइम से, तो हो सकता है कि वो काफ़ी इरिटेबल बन जाए, वो काफ़ी अपने में रहने लगे क्योंकि कोई उसका पेन नहीं समझ पा रहा। सो लाइक दैट। Then let's come to the third part, which is endocrine glands. So endocrine glands जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूस करने के और सिक्रीट करने के हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में, ओके। और इनका इम्पैक्ट हो सकता है पर्सनालिटी पे। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं बॉडी में और इन्फ्लुएंस करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और बिहेवियर्स और इमोशंस, ओके। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो पर्सनालिटी को डिटरमाइन नहीं करते इंटायरली, बट लेकिन वो कुछ ट्रेट्स को शेप करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड के और हॉर्मोन्स के, कि वो कैसे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ओके। सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड समझते हैं पहले। सो जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो क्लोजली इंटरकनेक्टेड होते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन में दोनों एक रोल प्ले करते हैं, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, वो सिक्रीट करता है हार्मोन को जो कि कंट्रोल करता है फंक्शन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड का, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स को जो कि कंट्रोल करता है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन। जैसे कि जो डिसरेगुलेशन होता है हार्मोन्स का इन ग्लैंड से, वो हमारा मूड इम्पैक्ट कर सकता है, मोटिवेशन इम्पैक्ट कर सकता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि, और लाइक स्ट्रेस हार्मोन को भी इम्पैक्ट कर सकता है जो कि हमारी पर्सनालिटी शेप कर सकता है, लाइक स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इरिटेबल रहते हो या फिर आप एंग्शियस रहते हो। देन एड्रीनल ग्लैंड्स। सो जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। सो क्रॉनिक स्ट्रेस और एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल
इनकी वजह से न्यूरोटिसिज्म हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इमोशनल रिएक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। तो जो एड्रेनलिन होता है वो फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के टाइम पे रिलीज होता है, और ये अराउजल के लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, सो दैट इज हाउ it impacts, like hormone plays a role in developing our personality. Because कैसे, एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ हार्मोन्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन कंट्रोल करता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड ने कुछ हार्मोन रिलीज किए जिनका एंडोक्राइन ग्लैंड पे असर हुआ, और ये जो भी, अगर ये जो हार्मोन्स है ये ढंग से अगर रिलीज नहीं हो रहे, तो इससे हमारा मूड इम्पैक्ट हो सकता है, मोटिवेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सब कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, देन लेट्स मूव ऑन। नर्वस सिस्टम, जो कि लास्ट डिटर्मिनेंट है पर्सनालिटी का, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है पर्सनालिटी का। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, और के पर्सनालिटी शेप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया। ब्रेन जो है वो सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, और ये हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर्स। जो ब्रेन स्ट्रक्चर, लाइक सबका ब्रेन डिफरेंट होता है, हर किसी का ब्रेन स्ट्रक्चर अलग होता है, और ये इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स। जैसे कि कुछ रीजन होते हैं हमारे ब्रेन के, फॉर एग्जांपल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि इम्पल्स कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, लाइक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इम्पल्स कंट्रोल से रिलेटेड है, एमिग्डाला इमोशनल रेगुलेशन से, हिप्पोकैम्पस मेमोरी से। देन न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन्स के बीच में हमारे ब्रेन में। तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे इमोशन, मूड और बिहेवियर को रेगुलेट करने में। अगर इम्बैलेंस है, या फिर मतलब बेसिकली जो न्यूरो ट्रांसमीटर लेवल है वो ढंग से बैलेंस्ड नहीं है, तो वो पर्सनालिटी ट्रेट में डिफरेंसेस ला सकता है। जैसे कि जो सेरोटोनिन होता है, जो कि मूड रेगुलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो अगर एबनॉर्मल लेवल्स हो गए हैं सेरोटोनिन के, तो फिर बहुत चांसेस है कि हम इमोशनली इनस्टेबल हो सकते हैं या इम्पल्सिव हो सकते हैं। देन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसी कॉग्निटिव प्रोसेसेस? जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं ये इंडिविजुअल, लाइक ये शेप करती है कि एक इंडिविजुअल कैसे एक सिचुएशन को परसीव करेगा, जो उसके लाइक जो कि बेसिकली इम्पैक्ट करता है कि हमारी पर्सनालिटी ट्रेट कैसी बनेगी। जैसे कि अगर डिफरेंसेस हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टाइल में, या फिर कुछ कॉग्निटिव बायसेस हैं, तो वो लाइक इम्पैक्ट करता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, या फिर हम कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, या फिर हम कितने ज़्यादा कंसाइटर्स हैं। देन लास्ट है सेंसरी प्रोसेसिंग। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है कि इंडिविजुअल कैसे परसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो कि उनको एनवायरनमेंट से मिलती है। जैसे कि सेंसरी सेंसिटिविटी और सेंसरी सीकिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकता है पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे कि ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, या फिर सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई। ओके, सो हमने इसमें चारों फैक्टर्स पढ़ लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पढ़े हमने पर्सनालिटी के चार: जेनेटिक्स, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम। सो चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट के दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें याद रखना है कि हॉर्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप करने में। देन
क्या होता है नर्वस सिस्टम, बेसिकली ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, एंड इट बेसिकली डिटरमाइंस मेनी थिंग्स ऑल्सो, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन वही ब्रेन स्ट्रक्चर वगैरह से कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी इम्पैक्ट होती है, उससे सेंसरी प्रोसेसिंग भी रिलेटेड है। सो यस, दीज all things are included under biological determinants of personality. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे पर्सनालिटी के। Till then, stay healthy, stay happy, and keep studying. See you all in the next video.